हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर टॉक शोज की श्रृंखला में। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है बहुत इंपॉर्टेंट विषय, पेगासस रो का। अभी रिसेंटली चर्चा में रहा था और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसके बाद दोबारा से ये अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर आना शुरू हो गया है। इसी विषय के ऊपर आज बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और बहुत बड़े विद्वान, कई डोमेन के एक्सपर्ट्स से कह सकते हैं, प्रशांत गढ़वी जी। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, आप सबकी कृपा और भारत माता की कृपा। बिल्कुल कृपा रहनी चाहिए, ईश्वर की कृपा रहनी चाहिए। और कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले आपके परिवार को और हमारे दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपके लिए वर्ष अच्छा हो, कोविड से बाहर निकले और सुख समृद्धि आए, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये हमारी कामना है। सर, आपको जी। भी मेरी तरफ से, आपको, आपके परिवार को और मेरी तरफ से पूरे देशवासियों को दीपावली की शुभकामना। इस बार जो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि लोग अच्छी तरह दीपावली अपने परिवार के साथ मिलजुल के मना सके, क्योंकि पिछले साल हमने कोरोना का बहुत बड़ा वेव देखा था और बहुत ही रिस्ट्रिक्शन भी था। इस बार रिस्ट्रिक्शन ओपन किए गए हैं अच्छी तरीके से, तो लोग दीपावली अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ मनाए, ऐसी ही भगवान को भी प्रार्थना करें। बिल्कुल सही कहा आपने और इसी प्रार्थना को आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं आज के विषय पर, वो है पेगासस रो। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है जिसमें आपकी प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों के बीच में एक संगम पैदा करने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के जो सो कॉल्ड एफिडेविट्स हैं या उनके दावे हैं उनको खारिज करते हुए आदेश दिया कि नहीं, एक्सपर्ट कमेटी बनाने की जरूरत है। सरकार ने प्रपोज किया था कि हम एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। नहीं, एक्सपर्ट कमेटी हम बनाएंगे और आप उसके प्रति जवाबदेह होंगे और जो प्रश्न वो करेंगे उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अब ये पता नहीं कि सरकार जब सुप्रीम कोर्ट का जवाब नहीं दे पा रही है या देना नहीं चाहती है तो क्या वो एक्सपर्ट कमेटी को जवाब देगी? बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। ये पेगासस जो इजराइल का एक क्या कहते हैं जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसे वेपन ग्रेड के अंदर रखा गया है और इसमें बताया गया था कि बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, राजनेताओं, पत्रकारों, ऑडिटर्स और जाने किस किस की जासूसी की गई। मैक्सिको और फ्रांस में इसकी जांच भी चल रही है। हालांकि अभी तक निकला कुछ नहीं है उसमें से। आ, ये जजमेंट क्या है, इस जजमेंट के मायने क्या है, ये जजमेंट इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इस समय में जब सरकार जवाब देने से बच रही थी उस समय इस जजमेंट को, इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? प्रशांत जी, इस विषय से हम आपसे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच वोरा साहब, आज के ये अच्छे, बहुत ही अच्छे टॉपिक पे मुझसे, मेरे से बात करने के लिए। अभी देखिए, ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जिसको लेके पिछले काफी महीनों से देश में बहुत बड़ी हलचल मची हुई है कि कहीं ना कहीं यूज हुआ है, लोगों की प्राइवेसी से लेके काफी सारे लोगों को टारगेट किया गया ये सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो पहले तो इसके मूल में जाना पड़ेगा, लेकिन मूल में जाने से पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जैसे स्पाइंग एजेंसी, तो जब से देश आजाद हुआ उससे पहले भी, मतलब आजादी के लिए हम लड़ रहे थे तब भी हमारे काफी स्पाई एजेंट थे। उसके बाद हमारी स्पाइंग एजेंसी बनाई गई है, आईबी या रॉ जैसी एजेंसी हमारे पास है। तो ये स्पाइंग करने की जरूरत क्यों पड़ी, और वो भी इंडिविजुअल पे? तो पहले के जमाने में राजा महाराजा, जब हमारे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, किंगडम हुआ करते थे, तब राजा महाराजा खुद रात को भेष बदल के बाहर निकलते थे, लोगों से बात करते थे, लोगों से फीडबैक लेते थे, राज कैसा चल रहा है, राज में जी। क्या है, कैसा चल रहा है, आपको मजा आ रहा है कि तकलीफ है, और तकलीफ जी। है तो क्या उसका सॉल्यूशन है। तो मतलब खुद के ऊपर, खुद की गवर्नेंस को कैसे अच्छी तरह स्ट्रेंथन किया जाए, उसको इंप्रूवमेंट की क्या जरूरत है, वो फीडबैक के लिए ये बेस बदल के स्पाइंग किया जाता था। जी। आज की तारीख में ये बहुत ही 180 डिग्री उल्टा हो रहा है कि हमारे ही देश में, हमारे ही किस देशवासियों के ऊपर ये स्पाइंग किया जाता है। पता नहीं ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जी। ये स्पाईवेयर जो सॉफ्टवेयर है, जैसा आपने ठीक बोला कि स्पाइंग, तो ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जो एनएसओ नाम की कंपनी ने, इजराइल बेस्ड कंपनी ने बनाया है, एक्चुअली ये कहीं ना कहीं एज अ स्पाईवेयर, इसलिए ये जो पर्पज से यूज होता है। तो जब ये सॉफ्टवेयर बनाया गया, आज कोई भी देश में, कोई भी दुनिया में आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो,
प्रोडक्ट को रजिस्टर करते हो सरकार में, तो उसका एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव लिखते हो कि ये किस पर्पज से यूज होगा। तो जैसे ये सॉफ्टवेयर था, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग एंड मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है, तो इस गवर्नमेंट ऑफ इजराइल, खास करके डिफेंस मिनिस्ट्री ने उनको अप्रूवल ऐसे दिया था कि ये किसी इंडिविजुअल की या किसी उस इससे हर्ट हो सकता है, तो आप जी, ये सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ही बेच सकते हो। और गवर्नमेंट, कोई भी देश की गवर्नमेंट इसको सिर्फ और सिर्फ डिफेंस या सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी पर्पज ही यूज कर पाएगा, उसके अलावा कहीं यूज नहीं होगा। तो जी, हमारे देश में ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा आया है कि ऐसा पेगासिस सॉफ्टवेयर हमारे देश में यूज हुआ है, जो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, कोई विपक्षी नेता, इवन खुद कहीं ना कहीं सरकार के नेता, जिसमें दो नाम बहुत बड़े आए थे। एक हमारे आईटी मिनिस्टर, जो आज के आईटी मिनिस्टर है, वो अश्विनी वैष्णव साहब का भी नाम इसमें आया हुआ है। तो इनकी जासूसी, मतलब पेगासिस इज जस्ट अ स्पाईवेयर, तो वो उसको हम जासूस ही बोल सकते हैं। तो ऐसा जासूसी सॉफ्टवेयर क्यों यूज किया गया, और खास करके इन लोगों के लिए। आज भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलती एक्टिविटी को लिए कुछ किया होता, इमरान खान के मोबाइल में अगर ये स्पाईवेयर होता, तो हम खुश होते कि हम पाकिस्तान की जासूसी कर रहे हैं बैठे बैठे। अगर यही चाइना के हमारे जिनपिंग के मोबाइल से हम स्पाइंग करते, तो हम बहुत ही खुश होते कि भाई चाइना हमारे सामने क्या एक्शन लेना चाहता है, उसको हम देखते। आज की तारीख में धीरे धीरे अभी बांग्लादेश में चल रहा है कुछ चीजें, बांग्लादेश में भी अटैक शुरू हुए, तो ये सबके लिए इंटरनेशनल लेवल पे कहीं स्पाइंग का यूज होता, तो हम सब खुश होते कि देश हित में, राष्ट्र कल्याण में इसको यूज किया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको एकदम राइट वे पे यूज कर रही है। बट इंटरनली ये सब के लिए क्यों? तो जैसा आपने परफेक्टली बोला, वेपन ग्रिड में इसको डाला गया है कि हम्म, वेपन ग्रिड के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ उसके बारे में संधि, ट्रीटी, एग्रीमेंट हुए हैं कि आप इसमें फॉल होते हो कि नहीं। मैं आईटी का बिजनेस खोल के बैठूं और उसके अंदर फिर कंस्ट्रक्शन का काम करूं मेरी टेक्नोलॉजी की नाम की कंपनी से, तो मैं कैसे, मतलब इट्स नॉट लीगल, इट इज नॉट वायबल। ठीक उसी तरह ये बनाया गया है किसी और पर्पज से, यूज हो रहा है किसी और पर्पज से, तो ये यहीं पर ही कैच, जिसको हम ब्रीच बोलते हैं, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, तो कहीं ना कहीं पहले ही कंसेप्चुअल स्टेज से ये ब्रीच कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा एक डिसीजन लिया है। देखिए, काफी टाइम से हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं भरोसा, न्यायपालिका पे डेफिनेटली भरोसा है, बट कुछ ना कुछ कोसते रहते हैं कि भाई ईडी, सीबीआई, ये वो जो एजेंसी, पहले के जमाने में जब एनडीए विपक्ष में था तो बोल रहे थे कि ईडी और सीबीआई सरकार का तोता है। आज की तारीख में विपक्ष बोल रहा है कि ईडी और सीबीआई इस सरकार की मैना है। तो ये तोता मैना का खेल कब तक चलेगा, और इससे देशवासियों को क्या फायदा है? हम सबको इससे बाहर आना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हर वक्त सरकार नेशनल सिक्योरिटी के नाम से इसको चादर नहीं ढांक सकती, इसके ऊपर कोई मरहम पट्टी नहीं लगा सकती है कि राष्ट्रहित या नेशनल सिक्योरिटी के नाम से आप इससे पीछे हट नहीं कर सकते। आपको ट्रांसपेरेंटली कोर्ट को तो बताना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट इसको ठीक समझेगा कि इसमें से कितना डिस्क्लोज कर सकते हैं, इसमें से कितना पब्लिकली ओपन कर सकते हैं, वो लेवल का इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट बाहर निकालेगी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करेगी, वो अपॉइंट करने का डिसीजन लिया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें से ये निकल के आता है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी की जो चादर है या जो कवर है वो एब्सोल्यूट नहीं है कि अब जहां मर्जी नेशनल सिक्योरिटी का नाम लो और एस्केप रूट बनाकर उसको निकल जाओ, ये नहीं होगा। और ना ही जो प्राइवेसी की मुद्दी है वह मुद्दा है लोगों की प्राइवेसी का, वो एब्सोल्यूट है। तो एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। दर्शकों की जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूं कि एक सब्जेक्ट आता है, इसको कहते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। उसके अंदर 4 ट्रीटी आती हैं। एक है एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, भारत उसका पार्ट है। इसके अलावा दूसरा है एनएसजी, नेशनल आपका न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप है, भारत उसका पार्ट नहीं है क्योंकि चाइना हमेशा विरोध करता है, तो भारत उसका हिस्सेदार नहीं बन पाया है। तीसरा है कन्वेंशनल जो आपकी टेक्नोलॉजी है, उसके लिए वेसनर एग्रीमेंट है, इंडिया अभी हाल ही में उसका मेंबर बना है। और चौथा है केमिकल्स, यानी कि जो केमिकल वेपन्स की जो कन्वेंशन है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, भारत उसका भी हाल ही में मेंबर बना है। अब इसमें जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं जो वेसनर एग्रीमेंट के अंतर्गत आते हैं, इसको पेगासिस को उसके अंदर रखा गया, वेपन ग्रेड के अंदर, अंडर द वेसनर एग्रीमेंट। और एक खास बात दर्शकों मैं आपको बता दूं कि इजराइल वेसनर एग्रीमेंट का मेंबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका एक कमिटमेंट है
कि मैं वेसनर एग्रीमेंट की सारी शर्तों को मानूंगा और मैं अपना सॉफ्टवेयर किसी ऐसे मुल्क को नहीं बेचूंगा जो वेसनर एग्रीमेंट के जो 40-42 मेंबर हैं उनसे बाहर हो। लेकिन इतिहास बताता है कि ये सॉफ्टवेयर नॉन वेसनर एग्रीमेंट कंट्रीज को बेचा गया है, सरप्टिशियसली, चुपके से और गुपचुप तरीके से। और इसमें मैक्सिको के अंदर भी काफी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, करोड़ों डॉलर लगाया, निकला कुछ नहीं है। फ्रांस के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई बहुत सब्सटेंशियल चीजें अभी तक निकलकर उसमें से नहीं आई हैं। लेकिन इजराइल ने पूरी दुनिया में अपने इस सॉफ्टवेयर की जितनी इन्वेस्टिगेशन हैं सबको ब्लॉक किया है इफेक्टिवली, और किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। सर, ये प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी एब्सोल्यूट कैसे हो जाते हैं सर, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, और सरकार कहती है कि मैं तो नेशनल सिक्योरिटी में हर चीज छुपाऊंगी, आपको जो करना है कर लो। और अगर इसने इंफॉर्मेशन सर अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी तो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसको क्यों देगी सरकार इंफॉर्मेशन सर? क्या कोई बाइंडिंग है ऐसी? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा वोरा सर कि वैसे भी पेगासिस के पहले भी राफेल नाम का एक इश्यू बना था देश में लोकसभा के इलेक्शन के दरमियान। तो तब राफेल कैसे खरीदा, क्यों खरीदा, कितने प्राइस में खरीदा, तो राफेल का प्राइस नहीं बताया जाता था। ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है और हम अगर इसका प्राइस ओपन कर देंगे तो दुश्मन देश को पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी लगी है, क्या वेपन्स लगे हुए हैं। तो प्राइस डिस्क्लोज नहीं हो रही थी। उसी तरह अगर आज की तारीख में ये पेगासिस के लिए देखिए, विपक्ष ने मुद्दा उछाला, लोकसभा का संसद नहीं चलने दिया, पेगासिस को लेके बहुत ही बड़ा हंगामा हुआ, कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बार बोला, पूछा, आज तक सरकार ने खुल के एक भी अच्छा स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट जो लोगों के एक्सपेक्टेशन में है कि ऐसा कुछ बाहर आना चाहिए, तो वो अभी तक नहीं आया हुआ है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा नहीं था ना कि भी सरकार जो हमको ठीक तरीके से डॉक्यूमेंट दे रही है, डॉक्यूमेंट में सपोर्ट नहीं कर रही है, पेगासिस के मामले में कुछ भी बोल नहीं रही है, वो सरकार अगर खुद से कमेटी बनाएगी तो वो कितना मतलब ट्रस्टवर्दी रहेगा। तो इसके ऊपर ट्रस्ट का मैटर आ जाता है और ये ट्रस्ट यहाँ मतलब ब्रेक होना मतलब ये डेफिनेटली अगेन ब्रीच होना इन टर्म्स ऑफ ये वोटर्स का विश्वास, क्योंकि सरकार देश की जनता से बनी हुई है, तो जनता का विश्वास टूटने वाली बात है। इसीलिए न्यायपालिका ने इंटरवेन करके बोला है कि हम खुद कमेटी बनाएंगे। अभी ये कमेटी को सरकार से काम लेना है, तो हमारी भी सरकार से मतलब एक रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से अपील भी है, हम भी सरकार से बात करते हैं कि भाई ये डेफिनेटली जहां जहां नेशन का मुद्दा आता है, राष्ट्र हित, राष्ट्र कल्याण में आप कोई भी एक्शन लेते हो तो पूरा देश आपके साथ खड़ा है। पर जहां इंडिविजुअल के ऊपर कुछ छींटे उड़ते हैं, जहां लोगों को लग रहा है कि भी मेरा इंडिविजुअल प्राइवेसी कहीं ना कहीं भंग हो रहा है, तो ऐसे काम न किए जाए। और अगर करते हो, क्योंकि हमारे बीच में भी कोई स्लीपर सेल रुका हुआ है, तो वो स्लीपर सेल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अलग से। बट ऐसे एक्टिविस्ट, ये जर्नलिस्ट जो ऑलमोस्ट देश के लिए काम करते हैं, तो उनको ये जासूसी करके, तो सरकार से विनती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी एजेंसी बनाती है, जो भी कमेटी बनाती है, उनको सपोर्ट करके पेगासिस के मामले में एटलीस्ट क्लियर कट जो भी है बाहर लाए, दूध का दूध पानी का पानी बताया जाए, ताकि लोगों को विश्वास और बढ़ेगा। देखिए, आज की तारीख में देश के ऊपर सिर्फ इकोनॉमिक हमला नहीं हो रहा है, हमारी सिर्फ इकोनॉमी डाउन नहीं है। आप इंडिया का मैप देख लो सर, ये मेरी पर्सनल पेज है वोरा साहब। इंडिया के मैप के आजू बाजू में हमारे जितने भी पड़ोसी देश है, देखिए बांग्लादेश में हमारे मतलब हिंदू वाला अटैक चल रहा है, पाकिस्तान वैसे भी हम दुश्मन मान रहे हैं, चाइना के ऊपर हमको ट्रस्ट नहीं है, एलएसी का मामला चल रहा है। तो 3 देश बचे, नेपाल, भूटान, वैसे भी वो साइज में छोटे हैं, पूरा सर, हमारे पे डिपेंड है। नेपाल ऑलरेडी चाइना के पाले में जा चुका है। भूटान ने भी हाँ, बॉर्डर एग्रीमेंट कर लिया है चाइना के साथ, उसने भी हिंदुस्तान को ठेंगा दिखा दिया अब तो। और म्यांमार ऑलरेडी चाइना के पास जा चुका है। तो भारत पूरी तरह से दुश्मनों से घेरा हुआ देश है आज की तारीख में, क्योंकि फिर आप देखो तो पूरा अरबी समुद्र और इस तरफ देखो तो यूरोप की ओर जाता है। श्रीलंका तो भी जा चुका है। तो वही तो कि इंडिया इतना बड़ा देश, लेकिन उसके आजू बाजू में 8 से 10 पड़ोसी देश भी पड़ोसी जैसा नहीं है। हम ऐसा बोलते हैं कि पहला सगा पड़ोसी, हमारा पहला संबंधी कौन होना चाहिए? हमारा पड़ोसी होना चाहिए। तो ये हमारे पड़ोस के देश ही हमारे दुश्मन बन चुके हैं और आजू बाजू में नियरेस्ट और कोई कंट्री है नहीं, जिस तरीके से मैंने मैप के आधार पे बताया। तो हम बहुत ही बड़े स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, तो इसमें हमारा देशवासियों का विश्वास जीतना बहुत ही जरूरी है। तो देशवासियों को साथ में रखना है, पूरा देश साथ में मिलकर ये सब चैलेंज से अच्छी तरह बाहर आना है। तो
ऐसे केस में हम अंदरूनी मतलब नेशनल सिक्योरिटी के बहाने अंदरूनी एक रिवेंज लेंगे, अंदरूनी एक वो खड़ा करेंगे डिस्ट्रस्ट जैसी मैटर, वो अच्छी बात नहीं है। आपने सही कहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस जजमेंट का, जो कि बहुत छोटा जजमेंट है, 46 पेजेस का, बहुत बड़ा है, 46 या 48 पेज का जजमेंट है ये। थोड़ा मैंने पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ पाया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे पहली बार निकल के आया प्रेस के बारे में, कि प्रेस को इंफॉर्मेशन मिलती है उनके सोर्सेस से, जो कि थर्ड पार्टी सोर्सेस होते हैं, लेकिन उनको कहीं प्रोटेक्शन नहीं थी आज तक। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का कानून ऐसा नहीं है जो प्रेस को उसके सोर्सेस से, क्या कहते हैं ना, प्रोटेक्शन दे, यानी कि उसके सोर्सेस को प्रोटेक्ट कर सके। पहली बार इस जजमेंट के अंदर आया कि जहां उन सोर्सेस को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, और जहां पर कहा गया है कि अगर इन सोर्सेस को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं भारत का जो संविधान है, संविधान की जो आत्मा है, वो रक्त रंजित होती है, उसको दुख पहुंचता है, और हमारा जो सिस्टम है वो भी एक तरह से कहा जाए तो वो एक पोल्यूटेड या एक विभाजित या कार्यशैली में ना आने वाला कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रशांत जी, जहां पे जो जो सोर्सेज हैं प्रेस के, उनको प्रोटेक्ट करने की बात पहली बार आ गई, मान ली गई। सर, इसके ऊपर आप क्या सर आपने कहते हैं? बहुत अच्छी बात की। इसके ऊपर मैं एक दो चीज रखना चाहता हूँ। आजकल वेब सीरीज का जमाना चल रहा है, और वेब के ऊपर ही मूवी आ रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म में। तो अभी भी रिसेंटली एक मूवी सबने देखा होगा, शेरशाह करके, जिसके अंदर कश्मीर का पूरा इलाका, नॉर्थ ईस्ट या मतलब पहाड़ी वाला इलाका, और दो तीन लोग जो गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं। सेम उसी तरह राजी फिल्म भी आया था, जिसमें हमारी मतलब ये जो कैरेक्टर थी वो पाकिस्तान में रहती है, उनके गवर्नर के घर में हाउस में रह के वहां की इंफॉर्मेशन हमको देती है। तो उनका प्रोटेक्शन और ये सोर्सेज जो होते हैं, और काफी मूवी में भी हमने देखा हुआ है कि एक दो दो कर्नल सामने सामने बात करते हैं, जब कोई मिशन पे जाना होता है, कोई स्ट्रेटेजी बनती है, तो वो लोग पूछते हैं आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली, तो वो बोलते हैं सर हमारे सोर्स से मिली है, वो सोर्स मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। तो लेकिन ये सोर्स जो है वो जब तक परमानेंट आपके साथ रहेंगे, जब तक रहेंगे आपका सोर्स बनने वाले हैं, तो वो सोर्स को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। और ये आज की तारीख में इसलिए ज्यादा जरूरी, पहले के जमाने में सर क्या था कि सोर्सेज बहुत कम भी हुआ करते थे, और ये जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ओपन मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब इतना नहीं था ताकि सोर्स ओपन नहीं हो जाते थे। अभी आज की तारीख में अगर आपके साथ में 2 मिनट बात करूं, आपको भी पता चलेगा मेरा ऑब्जेक्टिव आपके साथ बात करने का क्या होता है, तो आप मुझे कहीं डिस्क्लोज कर सकते हो। तो उसी तरह ये डिस्क्लोज अगर हो जाता है तो ऐसे सोर्सेज एक्सपोज हो जाएंगे, और ये एक्सपोज ना हो, और देश के हित में देश की बातें कहीं ना कहीं देश के लिए इंफॉर्मेशन लाके दे, और वो देश हित में हो, राष्ट्र कल्याण में हो, उसके लिए ऐसे सोर्सेज को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। वही नहीं, बल्कि जो प्रेस के जो सोर्सेज हैं, इन्फॉर्मेंट्स हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है, और पहली बार 75 सालों में इस जजमेंट के अंदर ये बिल्कुल। बात कही गई है। खैर, जी। हमारी उम्मीद यही है कि पेगासस का जो ये रो है, मैक्सिको और फ्रांस में तो कुछ निकल नहीं पाया, यहाँ क्या होगा नहीं कह सकते। करीब करीब शायद ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट की बातों से कि शायद 8 हफ्ते का टाइम दिया गया है। लोग तो उसमें काफी हैं जो अच्छे प्रबुद्ध नागरिक हैं, एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन एक तो डर ये भी लगना शुरू हो गया कि कहीं वो जो एक्सपर्ट्स हैं तो उनकी जासूसी तो नहीं शुरू हो गई है कहीं। सर, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कहीं उनके फोन तो टैपिंग में नहीं आ गए हैं, कहीं कहीं वो तो इस टाइम इस ट्रैप में नहीं है। भरोसा कायम रहे हम बोलते हैं ना, तो मुझे ऐसा मान मतलब मैं भी मानता हूं कि सरकार को गवर्नेंस करना है, देश चलाना है, देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, देश के अंदर मतलब छुपे हुए दुश्मन को आइडेंटिफाई करना है, बट देश के अंदर रहे हुए हर एक को दुश्मन मानना जरूरी नहीं है। तो अगर एक ही नजरिया से आप देखोगे, आपका रुख रवैया एक ही रहेगा कि मेरे खिलाफ जो बोलते हैं, मैं हर एक माध्यम से, हर एक डिबेट से मैं बोलता हूं कि हम सरकार कोई भी आती है जाती है, हम गवर्नेंस के सपोर्ट में है, हम गवर्नेंस के वेल विशर है। अगर आज की तारीख में आप कोई गलती करते हो और उसका ध्यान दोहराना, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका मतलब विरोधी हूं। तो हम राष्ट्रद्रोही नहीं है, हम ये जमीन में हम पैदा हुए हैं। फिर मेरे जैसे कोई एक्टिव मतलब मैं तो एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एनालिस्ट हूँ, बट काफी सारे एक्टिविस्ट है वो देश हित में ये सब काम कर रहे हैं। तो उनकी अगर आज ये कमेटी बनेगी, कमेटी काम करेगी, ये जितने भी आप जो बोल रहे हो एग्जाम्पल दे रहे हो, ऐसे प्रबुद्ध नागरिक का भी अगर पीछे बैकएंड में ऐसा कुछ होगा, तो आगे जाके उनका जो मनोबल है वो टूट जाएगा।
उनका एक जुस्सा ये है कि कुछ भी करके मैं मेरे देश हित में क्या काम कर सकूं, मैं सरकार के बाजू में बिना सरकार बने कैसे काम कर सकता हूँ। आपको सर पता होगा कि हर एक पुलिस में, जितना भी पुलिस स्टेशन होता है, तो पीआई के पास एक सेपरेट पावर होता है कि वो 2-3 अपने खुद के एक इन्फॉर्मर खड़े कर सकते हैं, उसको ऑफ ट्रैक सैलरी दिया जाता है। इसी तरह डिफेंस में रिसोर्सेज खड़े किए जाते हैं। तो हम सब ऐसे लोग उनके हैं, काफी लिए लोग हैं। उनके उनके लिए एक फंड होता है, जिसका नाम होता है सीक्रेट सर्विस फंड। और जी जी उसका जी, उसका कोई ऑडिट या हिसाब नहीं देना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सीक्रेट सर्विस फंड आपने ठीक बोला। तो हमको, हमारे मतलब काफी सारे एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट या जो मतलब नॉन पॉलिटिकल आदमी है, जो लोग सरकार को इनडायरेक्टली हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम के आदमी नहीं है, वो सिस्टम के बंदे नहीं है, तो ऐसे लोग का मनोबल टूट जाएगा, भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए सरकार को भी कहीं ना कहीं न्यूट्रल वे से, और जैसे राष्ट्रहित, जैसे जनहित, हम हर जगह पर जन की बात करते हैं, तो हर एक जन के हित में कुछ ये सब चीजें ट्रांसपेरेंटली और न्यूट्रलाइज वे से करनी पड़ेगी, लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बोला है, तो कमेटी को सपोर्ट करना पड़ेगा, और वो कमेटी को दूध का दूध पानी का पानी बताकर सरकार पेगासिस के मामले में ओपन क्लैरिटी, क्योंकि अभी तक राफेल में इतनी ओपन क्लैरिटी नहीं आई हुई है। हम भी मानते हैं, मेरे पास राफेल का पूरा कैलकुलेशन है, कैसे बना है, क्या है उसके अंदर, क्या लगता है, बट कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी लग रहा है कि राफेल में कुछ गड़बड़ हुई थी। वो ठीक है, मतलब कहीं क्लीन चिट मिली, कहीं सीएजी का रिपोर्ट भी अच्छा आया हुआ है, बट फिर भी अगर लोगों को नहीं है तो संसद पटल पे ओपनली, क्योंकि संसद पटल हमारा वो मंदिर है जहां से हर एक चीज दूध का दूध पानी का पानी बन के आएगा। तो ठीक इसी तरह पेगासिस को भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, कमेटी के जस्टिफिकेशन मतलब कमेटी के रिपोर्ट से, और संसद पटल से ओपनली पब्लिक फोरम में आना चाहिए कि पेगासिस का यूज जो भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित में ये ऑब्जेक्टिव से हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से भी होती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पे सरकार को 2 कदम पीछे हटना पड़ता है लोगों का विश्वास जीतने के लिए। बहुत बड़े एक अंग्रेजी के न्यूज़पेपर, इंडिया के करीब करीब सबसे बड़े अंग्रेजी के न्यूज़पेपर ने एक एडिटोरियल दिया था, और इसी के साथ मैं बात भी खत्म करूंगा अपनी, कि कश्मीर में जो हो रहा था वहां पर कुछ बच्चों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया वहां पर, खास तौर से मैच के बाद। लेकिन उनका कहना है कि इनके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं। ठीक है, जो करना है करे, सरकार का हक है, जो करना करे। कहता है लेकिन इस ढंग से कश्मीर के अंदर तो पाकिस्तान के या उनके सपोर्टर जो थे वो मिलियंस में हैं, लाखों में भी नहीं है। कश्मीर की समस्या को समझते हुए उस पेपर ने एक रिकमेंडेशन भी किया सरकार को, ताकीद किया है कि आप इसे एक ह्यूमन प्रॉब्लम के तौर पर देखें, ना कि एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के तौर पर। क्योंकि अगर आप जितना इसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के रूप में देखेंगे कश्मीर को, उतना कश्मीर ड्रिफ्ट होकर आपसे दूर होता चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। अच्छा होगा कि आप मिलकर बैठकर उनके बात करो, समझा कर बात करो। क्योंकि जो व्यक्ति अभी से, जो पूरी कौम वहां उस एक वैली के अंदर इतनी दूर जा चुकी है, उसको नजदीक लाने के लिए आपको फिर बड़े दिल वाली बात करनी पड़ेगी, जिसको कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम दिल्ली से भी दूरी कम करेंगे और दिल की दूरी भी कम करेंगे। अब बिल्कुल दिल की बिल्कुल। दूरियां फिर आप इस ढंग से चार्जेस लगा के नहीं कर पाएंगे, उससे ड्रिफ्टिंग और ज्यादा हो जाएगा। तो कश्मीर के अंदर मलहम लगाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। वहां पर हर वो कानून नहीं लगाया जा सकता जो बाकी भारत के राज्यों में लगाया जा सकता है आसानी से। ये उस पेपर की रिकमेंडेशन है जिसको मैंने रिपीट किया आपके सामने, कि उसकी सेंसिटिविटी को देखकर चलिए। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि जब भी कोई समस्या हो, लोग इंपॉर्टेंट हैं, पीपल आर इंपॉर्टेंट इन दिस सिस्टम। बिल्कुल अल्टीमेटली सारा सिस्टम पीपल से बना है। अगर हम लोगों का विश्वास गवा देंगे, तो चाहे पेगासस रो में हो, या कश्मीर का मुद्दा हो, या नागालैंड का मुद्दा हो, या मिजोरम का मुद्दा हो, अगर लोग ही हमारे साथ में नहीं हैं, लोग ही हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो लोकतंत्र बिखर जाएगा, फिर व्यवस्था बिखर जाएगी, फिर ये सारा का सारा देश का जो ताना बाना है वो खतरे में आ जाएगा। तो जी प्रशांत जी, सर। जाने से पहले कोई आखिरी टिप्पणी आपकी 30 सेकंड के अंदर। सर आपने ये जो शब्द दिए, लोग, लोकतंत्र, मुझे याद है कि जितने भी हमारे यहाँ मिनिस्टर्स बनते हैं या कोई भी मतलब आदमी शपथ लेता है, तो उसमें एक वर्ड आता है, सार्वभौमत्व। और ये सार्वभौमत्व के आसपास की रही हुई ये सब चीजें हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। कश्मीर का आपने यहाँ पर उल्लेख किया है, तो मेरे को बोलना है कि कश्मीर का मुद्दा अब नॉन पॉलिटिकल मुद्दा होना चाहिए। हर एक हर एक पार्टी को पॉलिटिक्स से बाहर आके कश्मीर को एज अ इंडिया पार्ट, इंडिया का अविभाज्य अंग को समझकर
कश्मीर का मुद्दा सुलझाना चाहिए सबको साथ में बैठ के। हर मतलब सर्वदलीय बैठक से ही ये मुद्दा सुलझेगा। लोकल वहां के जो लीडर्स हैं वो लोकल लेवल को कंट्रोल करें, नेशनल के आदमी नेशनल कंट्रोल करके साथ में बैठ के इसको सुलझाए, ताकि हमारा ये जो कश्मीर जिसको हम स्विट्जरलैंड जिसको स्वर्ग मानते हैं उसको वाकई में स्वर्ग की अनुभूति हो। हम सबको नहीं, वहां जो रहते हैं उनको स्वर्ग की अनुभूति हो, ऐसा काम करना चाहिए। बिल्कुल, लोगों को साथ लिए बिना कोई भी तंत्र कामयाब नहीं होता है, तो कैसे भी करके उनका विश्वास जीतना आवश्यक है। थोड़ा-सा एक कदम आगे, एक कदम पीछे लोकतंत्र में होता ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे दर्शक मित्रों आपसे आज्ञा और हम प्रशांत जी का करेंगे एक बार फिर से धन्यवाद कि उन्होंने कीमती समय निकाला, हमारे साथ आए और एक बार फिर से आप सबको दीपावली की मंगल कामनाएँ। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।